SCO सरबराही इजलास में मेहमानों की आमद जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान पहुँच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम का 24वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बेलारूस के सरबराहान पहुँच गए। वफाकी वज़रान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदोबीन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम गैर मुल्की वफूद को खसूसी प्रोटोकॉल में सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुँचाया गया। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराह और 200 से ज़ायद वफूद शरीक। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। सरबराही इजलास में मईशत, तजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। दुश्मन की सिपेक जैसे मनसूबों को नाकाम बनाने की साजिश का खात्मा करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग का दौरे पाकिस्तान का दूसरा रोज़। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी अमूर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। SCO की मेज़बानी पाकिस्तान की सिफारती तारीख में बड़ी कामयाबी। आलमी कॉन्फ्रेंस से दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। SCO दुनिया की 40% आबादी और GDP का 32% हिस्सा रखती है। तंजीम के अहदाफ में तजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, तवानाई, सयाहत के शोबों में ताउन, खित्ते में अमन व अमान और सलामती को मुश्तरका तौर पर यकीनी बनाना शामिल है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद में आलमी इवेंट के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन के रास्ते बंद। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादल रास्ते फराहम किए गए। भारतीय दहशतगर्दी में नकाब होने पर कनाडा का सख्त एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकार मुल्क बदर कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, भारत की कनाडा में पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत का कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस होना बर्दाश्त नहीं। भारत ने जवाबी एक्शन में कनाडा के हाई कमिश्नर समेत 6 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान की सियासी राबते जारी। JUI सरबराह आज कराची में मौलाना बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुजवजा आईनी तरमीम पर JUI का मौक़िफ़ बयान करेंगे। मौलाना फजल रहमान के कल लाहौर में नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। वफाकी हुकूमत का आईनी तरमीम के हवाले से होमवर्क मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 18 अक्टूबर को होने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 18 अक्टूबर को इजलासों की समरी तैयार कर दी। खुसूसी पार्लिमान कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। सियासी जमातों की मुशावरत से मुतफ़िक़ा आईनी मसवदा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। आईनी अदालत की मुखालफत ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रही है। सियासी मुखालफीन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी का 2 दहाइयों से एक ही मौक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा, इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफ़ी बन चुका है। जो लोग मुझे कहते हैं हट पीछे हटो, वो खुद पीछे हट जाएं।
चिश्तिया में आईनी अदालतों के हक में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शुल्का ने मौजूदा अदालत निज़ाम को गुरबा का दुश्मन करार देते हुए रिफॉर्म्स का मुतालबा किया। गुफ्तगू में कहा, आला अदालतों में मुकदमात सालों इल्तवा का शिकार रहते हैं। नौशहरा पीबी में पाक रूस मुश्तरका मश्क ड्रोज़बा 7 का आगाज़। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज़ 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म में हुआ। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों का निखार रखना है। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरे पाकिस्तान। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफ़ीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला हुकाम ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का जायज़ा लिया गया। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात तलब करने, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स में प्लॉट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के ज़रिए सदारत इजलास मुराद अली शाह ने तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को फौरी ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। शहर में नकासी आब और सड़कों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और कोयटा से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत की 35 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान से पोलियो वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस तेज़ी से फैलने लगा। 38 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, फरमाने इलाही है कि ए ईमान वालों, जब कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। सोशल मीडिया पर पंजाब कॉलेज के हवाले से फैलाई जाने वाली खबर झूठी और मन घड़त निकली। कॉलेज में किसी तालिबा से ज़्यादती या हरासानी का कोई वाक़या नहीं हुआ। सोशल मीडिया सारिफीन को गुमराह करने और मज़मूम मकासद के लिए भयानक मुहिम चलाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जैसे ये खबर वायरल हुई, उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इत्ला नहीं थी। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब आगा ताहिर इजाज का कहना है कि तमाम CCTV फुटेज चेक की, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। हम CCTV कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया, हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। हम पुलिस स्टेशन गए, एक पुलिस स्टेशन नहीं 2-3 पुलिस स्टेशन गए कि क्या कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी FIR लॉन्च हुई है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल सका। चेयरमैन एब्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने बेबुनियाद मुहिम की मजम्मत की। कराची शहर में केबल की तारें एक बार फिर काट दी गई हैं, जिस पर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन और पेटापा ने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। कहा, अगर मसला हल ना हुआ तो केबल ऑपरेशन रोक देंगे। शहर कराची में केबल्स एक बार फिर काट दी गई हैं, जिस पर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और पेटापा के सदर खालिद आराई ने हंगामी इजलास तलब किया। खालिद आराई ने कहा कि बगैर किसी नोटिस के आए रोज़ केबल काटी जा रही है, जिसके बायस सार्फिन समेत इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज भी परेशान हैं। खालिद आराई ने कहा, मेयर कराची की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद केबल काट दी जाती है। अगर मसला हल ना किया गया तो अगला लाहे अमल तय करेंगे, जिसमें मुल्क भर में केबल ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे SQ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शाजिया मरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस शंघाई SCO जो हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, उस हवाले से भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है उससे आगाह करें। चेयरमैन बिलावल जो है ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और आप जानते हैं कि PPP चेयरमैन बतौर वज़ीर ख़ारजा तमाम जितने भी रिकॉर्ड हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, उसमें सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान रहे हैं।
और उस वक्त उन्होंने बड़े अहसन तरीके से अपनी उस पोजीशन को संभाला, अपने ओहदे को संभाला। आज जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उस हवाले से भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल करार दिया है और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को वेलकम किया है पाकिस्तान में, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान को जिसका शर्फ हासिल हुआ है। उनके ये अपने अल्फाज हैं कि हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र बात है कि SCO समिट जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है, जिसके अंदर कई ममालिक के वज़रा आज़म तशरीफ़ लाए हैं, कई ममालिक के अहम वफूद पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए ये एज़ाज़ की बात है। SCO एक ऐसा फोरम है जहाँ मल्टीलैटरल जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं, जहाँ कई ममालिक मिलकर अपने खित्ते, अपने लोगों के मसाइल पर बात करते हैं और हम कॉमन गोल्स तलाश करते हैं जिन पर हम इम्प्लीमेंट करके अपने अपने ममालिक के लोगों का भी फ़ायदा देख सकते हैं। तो आज बिलावल साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी एक अहम बयान जारी किया है, जिस पर हम चाहेंगे कि आपको भी मज़ीद आगाह करें। ये खुशी की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऐसी रिवायत डाली जो कई बरसों से भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुनक़ता हो गई थी और कई बरसों के बाद उन्होंने गोवा में जो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी वो खुद अटेंड की और एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया और उसी मैसेज के नतीजे में ये कामयाबी है पाकिस्तान की कि यहाँ भारत से भी एक वफ़द आया है, उनके वज़ीर ख़ारजा उस वफ़द में है और बिलावल साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो कोशिश शुरू की, उन्होंने जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान 27 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के शरका के एजाज़ में आज इशाया भी दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में 12 ममालिक के सरबराहान और 200 से ज़ायद वफूद शिरकत कर रहे हैं। मईशत, तजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा। ये आप जैसे बताया कि 27 साल के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद भी है, कौम के लिए एक पैगाम भी है और दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, कोई इंतहा पसंदी नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात भी है कि पाकिस्तान के इसको इन तंजीम को होस्ट करने का पहली दफ़ा मौका मिला है। ये 8 से 10 9 ममालिक के जो है इसके में शामिल हैं और जो तमाम इस वक्त पहुँच चुके हैं। इस वक्त मैं पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हूँ, जहाँ फैसिलिटेशन मीडिया सेंटर बनाया गया है। यह फॉरेन मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, इंडियन मीडिया बहुत एक्टिव नज़र आता है, एशियन मीडिया पहुँच चुका है। तो आज इसका जो बाकायदा आगाज़ जो एक रवायतन होती है कि वो आज के इशाये से होता है। जो भी मेज़बान मुल्क होता है, जो मेज़बान के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है उसका इशाया देते हैं, खाना देते हैं, जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। तो ये आज शाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक इशाये का एहतमाम किया है, जहाँ तमाम जो मेज़बान ममालिक के जो हैं मुंदबीन भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सब उसमें शामिल होंगे और जिसका बाकायदा आगाज़ कल होगा। सुबह 9 से 9:30 बजे प्राइम मिनिस्टर जो है इसका इफ्तिताह करेंगे और वो अपनी इब्तदाई स्पीच देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इब्तदाई स्पीच के बाद बाकी मुंदबीन जो हैं दीगर ममालिक के जो है वो 30 से 35 लोग जो है जो उनकी स्पीचेज़ वहाँ पे होंगी। तो आज का जो सारा दिन का यहाँ एक्टिविटी रही, यहाँ पे दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ बलोच आई, उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया, उन्होंने मीडिया से टॉक भी की और इसके अलावा जो अभी थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आएंगे वो भी टॉक करेंगे और फिनांस मिनिस्टर का विज़िट भी यहाँ पे जो है और मुतवक्को है। और तो ये इस हवाले से यहाँ पे इंतज़ामात की बात थी। जहाँ तक इस तंजीम का ताल्लुक़ है और इसका इनकाद और इसके फ़वायद पाकिस्तान को क्या हो सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी जो एक अच्छा मौका मिला है पाकिस्तान को और पाकिस्तान इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है। और उन्होंने तमाम जितने ममालिक यहाँ शामिल हैं उनकी सबसे बड़ी बात है, जितने ममालिक यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने पार्टिसिपेंट हैं, उनके तमाम वहाँ के उनकी मीडिया की स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि वो अपने मुल्क को यहाँ से खबरें भेज भी रही हैं, वहाँ बता भी रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज वहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे उनको तमाम आज़ादी भी है, बोलने की है, सब
तो ये एक पाकिस्तान के हवाले से बड़ा जो था कि पाकिस्तान शायद आइसोलेशन पे चला गया है, सफारती महाज में तनाव हो गया है, मुआशी तौर पर हम तबाह होने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई दिवालिया होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सीरीज़ ऑफ कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की, सिविल और जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और जो है सिविल और क़यादत की, उन्होंने मिल के एक फ़ैसला किया, इस पर जो है फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई और जिसके तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आने का एक जो हिकमत अमली बनाई गई है वो बड़ी कामयाब हुई है। और ये मैं बता दें एक पूरा कामयाबियों का सीरीज़ चल रही है। इससे पहले सऊदी से तारिक आपसे भी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ये बताइएगा SCO समिट होने जा रही है, 27 साल बाद पाकिस्तान इस तरह के एक इवेंट की मेज़बानी कर रहा है और तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं साथ ही साथ वफूद भी आ रहे हैं। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है, ये कितना अहम है और पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी सिक्योरिटी और पाकिस्तान ने जिस तरह से टेररिज्म को कॉम्बैट किया है वाले से ये कितना अहम है? जी, इसको इमेज के हवाले से तो ये बहुत अहम है क्योंकि एक मल्टीलैटरल समिट है और इस समिट को शंघाई 5 जून 1996 में आगाज हुआ था। उसके बाद एक्सपेंड होते होते अब इस स्टेज पे पहुंच गई है कि यहाँ पे 9 ममालिक इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी इसके साथ वाबस्ता हैं। इस साल भी आपने देखा रूस, चीन, भारत और सेंट्रल एशियन स्टेट्स ये सारी इसका हिस्सा हैं और ये इसकी अहमियत इस बात से उजागर होती है कि ये खित्ते के तमाम अहम ममालिक हैं और जब हम खित्ते में एक पायदार अमन की बात करते हैं और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो डिस्टेबलाइज्ड सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से रीजनल ममालिक का किरदार बहुत अहम होता है और SCO एक बहुत मौसर फोरम है जिसमें अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में एक कॉमन आउटलुक इवॉल्व करना वो बहुत इस फोरम से मौसर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के वो हैं और इवन इंडिया है जिसकी बाबत हमें काफ़ी खदशात हैं कि वो इस पूरी जो खित्ते में सिक्योरिटी की सिचुएशन है ग्लोबल पावर कंपटीशन के लेंस से उसको देख रहा है। तो कॉमन एक रीजनल अप्रोच इवॉल्व करने के हवाले से ये फोरम बहुत अहमियत का हामिल है और एक उस वक्त जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी और दीगर मसाइल वो सर उठाते रहे और एक उसको नेगेटिव प्रेस भी दिया जाता रहा है कुछ पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जी। तो इस मौके पे ये इसको इनेकाद करना कामयाबी से और उसको पूरी दुनिया में जो लाइव उसके सीन जाते हैं तो एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज उभरता है पाकिस्तान का। राशिद साहब ये बताइएगा जिस तरह से जो एजेंडा है SCO 2024 का कॉम्बैटिंग टेररिज्म है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, क्लाइमेट चेंज, मेंटल प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग और जो सबसे आखिर वाला है वो बहुत अहम लग रहा है रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इलाकाई अमन और सिक्योरिटी को बढ़ाने के हवाले से। जिस तरह से अभी आपने बात की है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ को कॉम्पिटिशन के तौर पर देख रहा है। जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के वो यहाँ पर आए हैं लेकिन उनकी किसी से भी पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात शेड्यूल नहीं है और अगर ये चीज़ एजेंडे में शामिल है कि रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अहम है तो बातचीत क्यों नहीं की जा रही है, इस तरह से इसको शेप क्यों नहीं किया जा रहा? मेरे ख्याल है भारत जिस तरह मैंने मेंशन किया कि उसी लेंस से चीज़ को देख रहा है जी और उसके ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त कुछ अंदरूनी मसाइल का उसको सामना है और उसकी वजह से शायद भारत समझता है कि उसको वो स्पेस मिलेगी जिसमें पाकिस्तान को कोहर्शन के जरिए मजीद कुछ कंसेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मगर मेरे ख्याल में ये काफ़ी मायोपिक सोच है। अगर इस सोच को आगे लेके चलेंगे तो फिर तो पीस कभी भी नहीं आएगा पायदार। और खित्ते में हमें जो दुनिया के दीगर खित्ते हैं जो कि इंटीग्रेटेड हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, यूरोपियन यूनियन है जिसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन 95% है, उसके बाद आसियान ममालिक हैं जिनकी जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 35% दुनिया के मुकाबले में वो इंटरनली करते हैं। और इस वजह से मार्केट्स बनती हैं, ट्रेड प्रमोट होता है, इकॉनमी को अमेज मिलती है और मुल्क तरक्की करते हैं जी। तो यहाँ पे साउथ एशिया में तो हमारा 1% से कम इंटीग्रेशन है, ट्रेड ना होने के बराबर है
और ये जो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है, जिसमें पाकिस्तान एज अ कनेक्टर और स्ट्रेटेजिक ब्रिज का किरदार अदा करता है, कुदरती तौर पे ज्योग्राफी की वजह से वो रुका हुआ है वो सारा अमल। बिल्कुल वजह से रुका हुआ है कि भारत उसको इंटीग्रेट होने से गुरेजा है, बिकॉज उसके जो वफादात हैं जो ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन में, तो उसने एक पोल चुना हुआ है। पाकिस्तान चूंकि वो कई मरतबा कह चुका है कि वो किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, रादर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो नया हमारा फोकस भी यही रीजनल कनेक्टिविटी है, और उसमें जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तजारती इंटीग्रेशन, और उसके जरिए अपनी लोकेशनल एडवांटेज को लिवरेज करके तरक्की करना है। तो इस सारे मामले को आगे चलाने के लिए एक रीजनल सोल्यूशन और रीजनल आउटलुक की भी बहुत ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि भारत के जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, वो क्या जो एक कॉमन कम्युनिके जारी होता है जी। राशिद साहब, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत है, हमारे साथ इस वक्त आबिदा हुसैन जो है मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं, उनसे भी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। आबिदा साहब, बताइएगा कि ये जो SCO समिट होने जा रही है, इसके एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें इकनॉमिक के हवाले से भी बात होगी, किस तरह से इस खित्ते के और ये तमाम जो नुमाइंदा ममालिक हैं उनके इकनॉमिक्स को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, साथ ही साथ जो टेररिज्म है उससे फ़ाइट कैसे की जा सकती है, और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी बातचीत की जानी है, और दीगर जो ममालिक शामिल हैं। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान में होना, और पाकिस्तान इस चीज़ का हिस्सा है, तो ये बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए? जी, मैं समझता हूँ कि ये समिट जो था ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए वाकई खुशहाल था, और यहाँ हमें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी खस्ता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक हेल्प की। और मैं समझती हूँ कि समिट में ऐसी वीज़ आई जिनके बायस हमारी इशू को तकलीफ पहुँच सकती है। आबिदा साहब, आप इस तरह के ऑफिस में रही हैं जहाँ पर टेबल के उस जानिब आप इन तमाम मामलात को देखते रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो किस तरह से बिल्ड होते हैं, किस तरह से तजारत होती है। जो अभी नुमाइंदा ममालिक हैं जिसमें चाइना के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, CPEC के हवाले से भी बात होनी है, गवादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है, पाकिस्तान के हवाले किया जाना है, इंडिया का यहाँ पर आना, इंडिया के नुमाइंदे का यहाँ पर आना वो बहुत अहमियत का हामिल है। रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये जो मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं जिसकी तजारत में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, किस तरह से देख रही हैं कि इंडिया के साथ अगर बायलैटरल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं या फिर उनसे बात की जाती है तो ये हल हो सकते हैं? इंडिया के साथ बात करनी मुफीद है, लेकिन इंडिया हमें इक़्तिसादी कोई मदद तो नहीं करेगा। हमारा दारोमदार है चाइना पर जी, और चाइना हर तरीके से पाकिस्तान की हिमायत करता है। ठीक है, आबिदा हुसैन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, जिस तरह से भी आपने गुफ्तगू सुनी है आबिदा साहिबा की, कि उनका कहना है कि पाकिस्तान इस चीज़ को बहुत अहमियत से देख रहा है कि हमने दीगर ममालिक के साथ तजारत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इट्सेल्फ इज़ फेसिंग द इकनॉमिक क्राइसिस, जिसमें हम देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी जिसको कम करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। SIFC का जो किरदार है वो बहुत अहम है, जो एपेक्स कमेटीज़ बनाई गई हैं जो कि पाकिस्तान में तजारत को लेकर आ रही हैं। इस समिट के बाद डू यू थिंक के थिंग्स विल गो राइट और राइट ट्रैक पर हम आ जाएंगे? क्योंकि जो लास्टली हमने देखा कि पिछले एक साल में हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, IMF इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, और दीगर जो ममालिक हैं वो हमसे तजारत करना चाह रहे हैं, सऊदी अरब है, दुबई है और दीगर ममालिक भी। यार देखिए, ये पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं वो तो बड़ी मुस्बत उसकी तरफ से इंडिकेशन हैं। इन्फ्लेशन डाउन है, आपका जो इंपोर्ट कवर है वो 2 महीने पे हो चुका है, फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, फिर आपकी थे उनके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? बहरहाल उन्होंने इस एहतजाज को मौखर कर दिया, लेकिन इस तरह के मामलात में पाकिस्तान को सुप्रीम रखा जाना चाहिए, सियासत को नहीं। आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो अच्छा किया कि उनका बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वो मौखर किया उन्होंने, क्योंकि ये इस मरतबा आप देख रहे होंगे कि पूरी मिनहासुल कौम पब्लिक की तरफ से भी एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया था। एक पार्टी की जो लीडरशिप ने, और लीडरशिप में भी कुछ इंटरनल स्प्लिट था, कुछ लोग
हार्ड लाइनर्स वो कह रहे थे कि आप एहतजाज होना चाहिए, तो कुछ सेन वॉइसेस थी जो उसको मुखालफत कर रही थी, तो मेरे ख्याल है वो सेन वॉइसेस प्रिवेल की, और राइटली सो, क्योंकि इस मौके पे तो पूरी कौम को यकसू होकर एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करना चाहिए दुनिया के सामने, क्योंकि ये मुल्क का सिफारती फ़ायदा हो, उसका इकनॉमिक फ़ायदा हो, ये तो पूरे मुल्क को बेनिफिट करेगा, एक पार्टी को नहीं। तो ये सोच तो पहले ही मुकद्दम होनी चाहिए कि इस मौके पे कोई किसी किस्म की गड़बड़ करना, किसी किस्म का एहतजाज करना, ये तो बनता ही नहीं था। बहुत वो मायोपिक सोच थी, और अच्छा हुआ कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड। ठीक है राशिद साहब, आबिदा हुसैन जाना चाहूँगा। आबिदा साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से भी इस समिट में बात की जानी है, क्योंकि मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं वो इस पर बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं कि वेस्ट में जो क्लाइमेट को गंदा किया जा रहा है, जिसके नुकसानात पाकिस्तान उठा रहा है, हर साल यहाँ पर सैलाब आता है और लाखों जो लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं और हमारी जो फसलें हैं उसको नुकसान पहुँचते हैं। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से इस समिट में बात करना, जिसमें हमारे हमसाया ममालिक भी शामिल हैं, जिस पे स्मोक के हवाले से भी बात की जाती है, वो कितना अहम होगा? डू यू थिंक कि हम क्लाइमेट चेंज जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम इशू है उसको रेज करेंगे? ये सारी दुनिया को असर होता है और उसमें सबसे पहले अब इस सिलसिले में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ मुसर रियासतों से राब्ते में रहें कि ये क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है इसको हमने कैसे फिक्स करना है। आबिदा साहब, ये बताइएगा कि ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर बात की जाए इस SCO में, जो शंघाई ताउन तंजीम है, उसमें अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। बेलारूस को दावत दी गई है और ये वजारत ख़ारजा की जानिब से कन्फर्म किया गया है कि अफ़गानिस्तान को इस समिट में ना दावत दी गई है और ना उनसे कोई रब्ता किया गया है। ऑब्जर्वर स्टेट होने के मामले में उनको शिरकत की इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एज ए नेबरिंग कंट्री डू यू थिंक कि जो वहाँ पर इश्यूज़ चल रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर मीडिया के हवाले से इश्यूज़ हैं, वहाँ पर हुकूमती जो हुकूमती अहदेदार हैं वो सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे, और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं अफ़गानिस्तान की वो सफ़र कर रही हैं ड्यू टू टेररिज्म, डू यू थिंक कि उनको ऐड करना चाहिए था और उनसे इस मामलात पर बातचीत करनी चाहिए थी? जी, अगर हम उनको शामिल करते तो वो सेहतमंद होता है। ये तालिबान की हुकूमत जो है इसके साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है जी, और वो भी कोई दुनिया से डील खास नहीं करना चाह रहे, वो भी एक आइसोलेशन में अपने आप को रख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिदा हुसैन। साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थी, और ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब ने SCO समिट जो कि 27 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रही है उस पर अपना तजिया पेश किया और कितनी अहम हो सकती है पाकिस्तान के लिए, इस पर गुफ्तगू की। और नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज़ ने हमें आज का जो शेड्यूल था SCO का उस हवाले से अपडेट किया। तमाम का बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ग्रीन बसेस की तादाद में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। मनसूबे मज़ीद 9 बसें जाए, 4 बसेस तुरबत जबकि 5 बसेस कोयटा के लिए होंगी। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर डेंगू घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। 1780 डेंगू मुलाजमीन में से सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक हो सकी। पाकिस्तान 27 साल बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला भी जारी है। साबिक सफ़ीर आज़ाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं इस SCO समिट के हवाले से, ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है,
एजाज चौधरी साहब बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये जो ममालिक पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिसमें रशिया है, इंडिया है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ये पाकिस्तान में आ रहे हैं और एक समिट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ एजेंडाज़ हैं, जिसमें इकनॉमिक कॉपरेशन की बात की जाएगी और मल्टीलैटरल डायलॉग की बात की जाएगी। साथ ही साथ जो ये रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है उस पर बात की जानी है। पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ क्या है और क्या रहा है? 3 हवालों से अहम है जी। पहली तो ये है कि इसकी ऑप्टिक्स बड़ी अच्छी हैं, यानी एक दुनिया को नजर आया कि पाकिस्तान जो पिछली 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ था, अब वो बिजनेस करना चाहता है दुनिया के साथ। और इतने अरसे बाद हम भी देखना चाह रहे थे कि काश पाकिस्तान इस मकाम पे दोबारा आ जाए। हमने कोई 1997 के बाद से इस सतह की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी नहीं की थी, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पैगाम दुनिया की तरफ गया है पाकिस्तान की तरफ से कि अब हम एक नॉर्मल मुल्क के तौर पर आपके शाना बशाना खड़े होकर आपका हम काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। दूसरा पैगाम ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है बजाते खुद जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमिक इश्यूज पे भी बड़ा तावन करना चाहती है। ये शुरू तो हुई थी सिक्योरिटी मामला से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसका शिफ्ट इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी की असल गारंटी समझी जा रही है। तो इसमें भी उस तरफ डिजिटाइजेशन हो रही है सारी सबकी इकोनॉमीज, और कनेक्टिविटी ये करना चाहते हैं, तजारत तो है ही। तो एक इसका ये फायदा है कि एक एनवायरनमेंट बनी है खित्ते में और पाकिस्तान उसमें शामिल है। और तीसरी चीज जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाशिए के ऊपर यानी साइड लाइंस के ऊपर बहुत सारी 2 तरफा मुलाकातें हमारी होंगी, और आपने उसका कल मुजाहरा तो देख ही लिया। कल चीन के वजीर आजम थे तो कितनी जबरदस्त उसके अंदर मुलाकातें हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर यानी इस मौके से फायदा उठा के सी पैक में एक नई रूह फूंक देगा। तो अच्छा लगा ये हमें कि ये हाशिए पे भी ठीक हैं। इसी तरह और भी बड़े अहम ममालिक शामिल हैं हिंदुस्तान समेत। तो मेरे ख्याल में ये तीसरा इस कॉन्फ्रेंस का फायदा है। एजाज साहब, जिस तरह आपने भी बात की है कि सोल पर्पस ऑफ दिस कॉर्पोरेशन वाज सिक्योरिटी, और जिस तरह से आज हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश, इंडिया की बात की जाए, अफ़गानिस्तान, ईरान, इनकी बात की जाए, तो एक अहम इशू जो सबका मुश्तरका है वो टेररिज्म है। और रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की बात की जाए, रैट्स की, तो उसको भी मजबूत बनाने के लिए इस SCO समिट में बात की जानी है। पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं टेररिज्म को लड़ते हुए, और दीगर ममालिक ने भी। डू यू थिंक कि हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, हमारे जो दीगर ममालिक हैं इसमें हमारा साथ देंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ बड़ी जंग की है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अभी टेररिज्म का खतरा खत्म नहीं हुआ। अभी नेबरिंग अफगानिस्तान में बहुत सारी तंजीमें सर उठा रही हैं, उनमें से सर फहरिस्त TTP है जो इस वक्त पाकिस्तान में आके खून बहाती है हमारा। तो वो खतरा तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि हम टेररिज्म के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखें। और क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे, ठीक है जी, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर का ना किया, अगर आपने रेट ऑफ द स्टेट को नाफिज ना किया, तो ये जितने भी एनवायरनमेंट बन रही है बिजनेस के लिए नहीं हो सकेगी, कोई भी आके बिजनेस नहीं कर सकता जब तक। इसलिए ये टेररिज्म के खिलाफ हमारी जंग जो है ना वो जारी रहनी चाहिए। एजाज साहब, लास्ट कमेंट चाहूँगा आपका इस SCO समिट के हवाले से। जिस तरह से आपने अफगानिस्तान की बात की और उसके असरात जो है पाकिस्तान पे बहुत आ रहे हैं, TTP की बात की जाए या दीगर ममालिक, दीगर जो तंजीमें हैं उनकी दहशतगर्दी की, वो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही हैं। अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट है, उसको ऐड नहीं किया गया, उसको दावत नहीं दी गई, जबकि बेलारूस के वज़ीर आज़म जो वो भी जो ऑब्जर्वर स्टेट है SCO के, उनको तो बुलाया गया है। आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को भी मदऊ करना चाहिए था और इन मामलात पर जो दीगर ममालिक हैं उनसे बातचीत करते और एक डायलॉग जो है वो डेवलप होता? देखिए, हमारा तो उनके साथ 2 तरफा तो होना चाहिए, डायलॉग डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो मुश्किलात का शिकार होगा। लेकिन अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है वो एक नॉर्मल हुकूमत की तरह तो बिहेव ही नहीं कर रही, इसलिए इन मौजूदा किसी हुकूमत ने बशमूल पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया हुआ। एक इंटरिम गवर्नमेंट है और आपको पता है आए दिन वो ऐसी खबर सुनाते हैं कि बंदा खुद भी थोड़ा हैरान रह जाता है कि ये क्या खबर है। अब उन्होंने लगाया कि जी कोई तस्वीर वगैरह होगी किसी की
तो भाई वो कैसे उनके पासपोर्ट बनेंगे, शनाख्ती कार्ड बनेंगे, कोई पता नहीं कि नहीं जी, कोई तस्वीरों के ऊपर भी हम वो पाबंदी लगाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो इस फॉर्मल उनकी रिकग्निशन के ना होने की मौजूदगी में जो किसी हुकूमत ने भी नहीं की हुई, वो कैसे यहाँ पे आके शरीक होते, और शायद उनकी अपनी दिलचस्पी भी नहीं है, क्योंकि अगर दिलचस्पी होती तो वो पाकिस्तान में इस तरह की मुश्किलात पैदा ना करते जिस तरह की वो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या मकसद है, क्योंकि अगर वो ये काम ना करें तो उनका अपना भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है, खित्ते का भी फायदा है, लेकिन समहाउ उनका माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अपनी किसी नगर पे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, उनकी हुकूमत किस तरह से बिहेव करेगी। एजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जो सीनियर रैंक पर्सन हैं फवाद अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद बताइएगा, जिस तरह से समिट होने जा रही है, आप इस चीज़ को कीन आय से देख रहे हैं, जिस तरह से दीगर ममालिक पाकिस्तान में आ रहे हैं, रशिया की बात की जाए, बेलारूस की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, और वज़ीर ख़ारजा जो इंडिया के हैं वो आए हैं, ये लीडिंग स्टेट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, और इससे बहुत अहम किरदार पाकिस्तान का यहाँ पर ये है कि इनसे मुलाकात करे, बातचीत करे और अपने जो रीजनल स्टेट्स हैं उनमें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से बात करे। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कि जो दुनिया के ऊपर इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है, जिसमें चाइना जिसको लीड करता है, वो उसके सरबराहान या उसके वज़राए खारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। और पाकिस्तान जिसे माजी में हमने देखा कि आइसोलेट करने की कोशिश की गई, कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी माशी बहरान के नाम पर, हमने देखा कि हमारे हमसायों से लेके जो दूर पार के लोग थे उन सब ने मिलकर, उन सब लोगों से मेरी मुराद है कि उन सब ममालिक ने मिलकर पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया और पाकिस्तान को इररिलेवेंट शो करने की कोशिश की। जो है वो एक माशी बहरान में, एक दहशतगर्दी के अंदर फंसा हुआ और पिसा हुआ मुल्क साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी समिट होने को जा रही है कि जो पाकिस्तान में तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है, पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क होने के साथ साथ एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से दुनिया भर के सामने पेश कर सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैपनिंग है। पाकिस्तान की वजारत जो है वो खारजा, उसकी तमाम सूरत हाल जो पिछले तमाम अरसे में उसने अगर कोई मेहनत की थी तो उसके भी फल खाने का वक्त है। पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस से जितना ज्यादा हासिल करना हो, ये तो फिर पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर है कि पाकिस्तान इस समिट से क्या हासिल करता है। लेकिन हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस तमाम काम के लिए काफी अरसे से तैयार था और पाकिस्तान इस तमाम जो एक एवेन्यू खुला है इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो वो चीजों को समेट के अपनी जानिब ला सकेगा कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली के लिए, सरमायाकारी के लिए जो है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और शंघाई ताउन तंजीम के जो ममालिक हैं वो शरीक हो सकें। दिस इज़ द टाइम फॉर पाकिस्तान टू चेंज एंड टर्न द टेबल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंकर पर्सन फवाद अहमद और साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। SCO समिट जो कि 27 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रही है, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।